बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। नूर मुकद्दम के कातलों की दरख्वास्त ज़मानतों पर सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आयशा अकरम केस में DIG इन्वेस्टिगेशन ने जो ऑडियो टेप मिली है और ये रैम्बो के मोबाइल फ़ोन से मिली है और जिसमें आयशा और रैम्बो का पूरा प्लान DIG इन्वेस्टिगेशन ने पूरी कौम के सामने रख दिया है। उस ऑडियो टेप का भी मैं आपके साथ ज़िक्र करूँगा और उसकी तफसीलात भी बताऊँगा। और आखिर में हम बात करेंगे कि आज मुस्लिम लीग नून लाहौर को बड़ा सदमा पहुंचा है और मुस्लिम लीग नून लाहौर यतीम हुई है, एक सीनियर रहनुमा चल बसे हैं। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप ये भी जानते हैं कि पिछले 7 से 8 माह में लाहौर का मुस्लिम लीग नून का कोई सदर नहीं था और फिर ये भी बात सामने आई थी कि दो अलग अलग ये लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। शीन ग्रुप का अपना सदर होगा, नून लीग का अपना सदर होगा और बाकायदा इन्होंने नाम भी दे दिए थे, लेकिन सदर नहीं बन सका था क्योंकि जो सदर पहले थे वो 10 साल लाहौर के सदर रहे। और अब उनके जाने के बाद ये खला कैसे नून लीग पूरा करेगी और क्या मरीम नवाज़ और जो नवाज़ शरीफ हैं वो अब शीन लीग के जो नुमाइंदे हैं राना मशहूद उनको कबूल करते हैं नहीं करते, बड़ी अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से बात कर लेते हैं। जाकिर जाफ़र और इस्मत आदम जी की दरख्वास्त ज़मानतों पर अहम समाअत हुई। ये समाअत थी जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जो समाअत कर रहा था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इसमें इस बेंच का हिस्सा थे और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब इस बेंच का हिस्सा थे। बड़े अहम सवालात उठाए जस्टिस उमर बंदयाल साहब की तरफ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख से कहना पड़ता है कि उमर बंदयाल साहब की फ़ैमिली में डेथ हो गई और दौरान समाअत उनको पैगाम मिला कि उनकी फ़ैमिली में किसी की डेथ हो गई है, तो उनको फिर समाअत को छोड़कर लाहौर के लिए निकलना पड़ रहा जहां उनकी फैमिली के किसी मेंबर की डेथ हुई थी। जब अदालत में समाअत शुरू हुई जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सरबराही में, तो पहला सवाल तो जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने यह किया कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले में इस्मत जाकिर का कहाँ पर ज़िक्र है। अब देखें, एक बात आप जहन नशीन रख लें, इस्मत क्योंकि ख़ातून है और ख़ातून होने की वजह से उसको बेनिफिट मिलेगा बेल में। जब भी कोई केस होता है या जब भी कोई जिसमें ट्रायल चल रहा होता है तो तब तो ये सारी की सारी चीज़ें नज़रअंदाज की जा सकती हैं और ट्रायल में जब सज़ा सुनाई जाती है तो ख़ातून हो बच्चा हो, सज़ा जिसकी बनती है उसको सुनाई जाती है, लेकिन बेल स्टेज पर ख़ातून को रिलीफ मिलता है। अदालत ने सवाल किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसमें इस्मत आदम जी के ख़िलाफ़ कहाँ पर ये लिखा है कि उसका क्या किरदार था, या स्पेसिफ़िक उसके किरदार को पूरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले में डिस्कस नहीं किया गया, जिस पर शरीफ ख़ानदान के वकील ख्वाजा हारिस साहब ने अदालत से कहा कि इस्मत आदम जी का भी कोई किरदार नहीं है और जाकिर जाफ़र का भी कोई किरदार नहीं है। जाकिर जाफ़र भी उस वक्त कराची में मौजूद थे और वकूआ इस्लामाबाद में हो रहा है और इस्मत भी उस वक्त कराची में थी, वो इस्लामाबाद में नहीं थी। इस वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि ये लोग इन्वॉल्व थे या ये सहूलतकार थे या ये अबेटर्स थे। अदालत ने इस्तफसार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो फ़ैसला हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम इस वक्त सिर्फ नूर मुकद्दम के केस को समझने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि नूर मुकद्दम की जो फैमिली है हम उसके साथ इज़हार यकजहती भी करते हैं और मकतूला के अहल खाना से हमें हमदर्दी भी है। हम सिर्फ केस के हक़ाइक़ को जानना चाहते हैं कि केस के हक़ाइक़ क्या हैं, पुलिस ने केस क्या बनाया है, इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन क्या है, इनका किरदार क्या था, पुलिस ने इनके हवाले से जो जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए वो क्या थे, वो सारी चीज़ें जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने कहा कि मैं देखना चाहूँगा। जब जस्टिस उमर बंदयाल साहब को मैसेज दिया गया कि उनको लाहौर जाना पड़ेगा तो फिर उन्होंने ये फरमाया कि पुलिस को ये हुक्म जारी किया कि पहले हम इस्मत की दरख्वास्त को देखेंगे, इसलिए इस्मत का जो किरदार है और उसके ख़िलाफ़ जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, सबूत हैं, एविडेंस है, वो आप अगली तारीख़ पर लेकर आएँ। इस्मत के हम केस को देखते हैं कि इसका क्या किरदार है। अगर जाकिर जाफ़र राब्ते में था, अगर जाकिर जाफ़र ने उनको कॉल की, अगर जाकिर जाफ़र को माली ने बताया, जाकिर जाफ़र ने जो थेरापी वर्क्स वाले थे उनको भिजवाया, तो इसमें इस्मत का क्या किरदार है। अदालत ने कहा पहले हम इसको देखेंगे और फिर जाकिर जाफ़र की दरख्वास्त को भी हम साथ देखेंगे। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट्स मौसूल नहीं हुई। हाई कोर्ट ने 2 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म जो दिया है वो शफाफ ट्रायल को मुतासर करेगा और हम उसकी भी अदालत
अदालत से ये चाहते हैं कि ये भी ख़त्म हो, जिस पर अदालत ने कहा कि शफाफ ट्रायल के हक़ में जो लाजमी होगा वो हम करेंगे और हम केस के सारे पहलुओं को देखेंगे। ताहम मुकदमा निपटाने में ताख़ीर से इज़्तिराब बढ़ता है और हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि मुकदमे में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की ज़मानत केस पर 18 अक्टूबर के लिए समाअत मुलतवी की है और 18 अक्टूबर को अब मज़ीद इसमें समाअत होगी। और मुझे ये लग रहा है जो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स थे या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिस अहम इशू के ऊपर सवालात उठाए हैं और वो उस खातून की ज़मानत है, मुझे ये लगता है कि ख़ातून की हद तक ज़मानत मंजूर हो जाएगी, जबकि ज़ाकिर जाफ़र की हद तक जो ज़मानत है वो खारिज हो जाएगी। और जो 2 माह का टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था ट्रायल का, वो मैक्सिमम 3 माह का टाइम उनको मिल जाएगा, 1 माह एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा और ख्वाजा हारिस साहब को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब क्रिमिनल लॉ में उनको एक एक्सपर्ट समझा जाता है, वो इन सारी चीज़ों को समझते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ज़ाकिर जाफ़र जो कि अबेटर था ज़ाहिर जाफ़र का, उसको सज़ा मिलेगी और उसकी जो दरख्वास्त ज़मानत है, चाहे उसने करोड़ों रुपए फ़ीस देकर ख्वाजा हारिस साहब को हायर किया, उसके बावजूद उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। और जो उसने जुल्म किया या उसके बेटे ने जुल्म किया और वो उस जुल्म में शरीक रहा, उसकी उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। फिर मामला आ जाता है आयशा अकरम केस का। उसमें आज DIG इन्वेस्टिगेशन ने शारिक जमाल जो DIG इन्वेस्टिगेशन है लाहौर के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो तफ्तीश हो रही है रैम्बो से, जो 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मिला था रैम्बो का, जो कि आयशा अकरम का साथी था, उसके मोबाइल फ़ोन से जो डाटा मिला है उसकी तफसीलात सामने रखी हैं जो DIG साहब हैं उन्होंने पूरी कौम के सामने। और उसमें उन्होंने कहा है कि एक ऑडियो टेप सामने आई है और ये कन्वर्सेशन है आयशा की और रैम्बो की आपस में, और उस कन्वर्सेशन में चीज़ें खुलकर वाज़े हो जाती हैं कि इसमें कौन मुलव्वस था और कौन इन सारे मामलात को देख रहा था। DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल का कहना है कि मुबैना जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो कब्ज़े में लिए गए रैम्बो के फ़ोन से मिली है। फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग को केस का हिस्सा बना दिया गया है और हम कॉल का जायज़ा ले रहे हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक आयशा अकरम और रैम्बो में मुलजमान की रिहाई के बदले रकम लेने की मनसूबा बंदी हुई। मुबैना ऑडियो टेप में आयशा अकरम और रैम्बो एक दूसरे से मुकालमा करते हुए कहते हैं कि मुजरिम 6 हैं या 7 हैं। आयशा रैम्बो से कहती है कि 6 मुजरिम है जिन्हें मैंने शनाख्त किया है। रैम्बो टिकटॉकर आयशा से कहता है कि फ़ी मुजरिम कितने पैसे लिए जाएँ, ज़्यादातर तो गरीब हैं, जिस पर आयशा जवाब देती है कि मुश्किल से लोगों ने 5-5 लाख करने हैं। ये उस ऑडियो जो टेप है जो रैम्बो के मोबाइल से मिली है उसमें ये इंकशाफ हुआ है। DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल का कहना है कि रैम्बो 4 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर है और इस दौरान केस की काफ़ी तफसीलात सामने आई हैं और हम इस केस में जो इन्वॉल्व होगा हम उसको पकड़ेंगे और हम बेगुनाहों को सज़ा नहीं होने देंगे। जो गुनहगार हैं जिन्होंने पूरी कौम के साथ धोखा किया है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये तो अल्लाह का एक निज़ाम है कि जब कोई जुल्म करता है या जब कोई जुर्म करता है और किसी के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम होता है और वो इल्ज़ाम सच्चा हो, तो वो चाहे जितना भी अपने आप को मज़लूम बना ले, चाहे वो अपने आप को जितना भी क्राइम का एक्सपर्ट बना ले, अल्टीमेटली उसने गिरफ़्तार होना होता है। वो कोई ना कोई चीज़ ऐसी छोड़ जाता है, कोई ना कोई ऐसी गलती कर बैठता है कि जिसके बाद वो सारी की सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। आयशा अकरम केस में बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। रैम्बो क्योंकि वो भी गुनहगार था और वो भी अबेटर था, वो पकड़ा गया। उसको आयशा अकरम ने क्यों पकड़वाया, लेकिन वो पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद फिर वो अब सारा कुछ बताएगा कि आयशा अकरम का क्या किरदार था। और फिर जो लोग इनके साथ मिलकर पहले दिन ही इस बात को फैला रहे हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को तजलील अवाम की तजलील करवा रहे हैं, वो 2 एंकर्स भी अब इस बात का जवाब देंगे कि जब ये मामला है, अब आप आयशा अकरम की इस बात को कैसे डिनाई करेंगे जो मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्डिंग है जिसमें वो 5-5 लाख रुपए, क्या आपने जो उसको मज़लूम साबित किया था उसकी मज़लूमियत का रेट 5 लाख रुपए था कि वो जो फ़ी मुलज़िम है उससे 5 लाख रुपए लेंगे? ये जवाब भी उनको देना होगा, क्योंकि कभी भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, रियासत को नुकसान ना पहुँचे।
अवामुन्नास को, पब्लिक एट लार्ज को आप उनकी तजलील का बायस ना बने। इंडिविजुअल केस होता है, उसको इंडिविजुअल देखा जाए, ना ही किसी एक केस को लेके पूरी कौम को जलील करवाया जाए, पूरी कौम की इंसल्ट करवाई जाए, मर्दों की इंसल्ट करवाई जाए। हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं, हर केस के इंडिविजुअल मेरिट्स होते हैं और उसके मुताबिक बात की जाए तो वही दुरुस्त होती है। जर्नल बात करने से मसाइल बढ़ते हैं और यही वजह है कि अब ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अब डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के इस जो मामला है और ये जो उनकी तरफ से आज चीज़ें सामने आई हैं इन्वेस्टिगेशन में, उसके बाद देखते हैं कि मामला कहाँ तक जाता है और कब गिरफ़्तार किया जाता है जो इसमें आयशा अकरम है, क्योंकि आयशा अकरम का अब किरदार वाज़े हो गया है और उनकी गिरफ़्तारी अब पुलिस ने करनी ही करनी है। सिर्फ पुलिस मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसके बाद आयशा अकरम को भी गिरफ़्तार किया जाएगा क्योंकि उसके ख़िलाफ़ सबूत भी मिल चुके हैं। फिर जब हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जिक्र करते हैं और लाहौर का जिक्र करते हैं, जो मलक फैमिली है उसका बहुत बड़ा किरदार है और इस वक्त भी 3 से 4 मेंबर हैं उस फैमिली के जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं और ये सारे के सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं। और परवेज़ मलक का जो जब जिक्र आता है, ये 5 दफ़ा MNA रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और 2010 से ये सदर रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर का। आज कल उनको आर्ज़ कल्ब में वो मुब्तला हुए और आज उनकी डेथ हो गई और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने आज अपने घर में डॉक्टर अब्दुल कदीर के हवाले से एक महफ़िल का भी इनकाद किया हुआ था और मग़फ़रत की महफ़िल का भी अपने घर में इनकाद किया हुआ था, लेकिन जो अल्लाह का एक निज़ाम है वो ख़ुद इस दुनिया से चल बसे। अब जब परवेज़ मलक पिछले 8 से 9 माह से शरीफ ख़ानदान से अलग हो चुके थे, उसकी वजह ये थी कि ये लाहौर के सदर थे और इनके ख़िलाफ़ इख्तलाफात जो थे वो सबसे बड़े इख्तलाफात थे खोखर बरादरान की तरफ से। और मरीम नवाज़ आप जानते हैं कि जाती उम्रा के वो इन्वेस्टर हैं खोखर बरादरान, तो उनको परवेज़ मलक से इख्तलाफात थे। परवेज़ मलक ने इस्तीफ़ा दे दिया था और उनके इस्तीफ़ा देने के बाद मुस्लिम लीग नून का कोई ओहदेदार सदर नहीं बनना चाहता था। फिर एक वक्त आया 2 हफ्ते पहले जब मुस्लिम लीग नून इस पॉइंट पर खड़ी हो गई कि क्यों ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं लाहौर को। एक हिस्से में राना मशहूद जो कि शहबाज शरीफ के राइट हैंड हैं उनको सदर बना दिया जाए लाहौर का, और दूसरी तरफ सैफुल मुलूक खोखर को सदर बना दिया जाए जो कि मरीम नवाज़ के राइट हैंड हैं। अभी तक ये भी डिसाइड नहीं हुआ था और परवेज़ मलक जो कि काफ़ी अरसा से मुस्लिम लीग नून से ज़ाहरी तौर पर अपनी राहें जुदा कर चुके थे, ख्वाजा इमरान नज़ीर वो भी लाहौर के सदर हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून लाहौर यतीम हो चुकी है और परवेज़ मलक का जो किरदार था मुस्लिम लीग नून में वो बहुत अहम था। शहबाज शरीफ ने भी अपना इसके ऊपर बयान दिया है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं हर किसी ने जाना है, हम वो काम करें, हम ज़िंदगी ऐसे गुजारें, लोगों की खिदमत करें, जुल्म न करें, लोगों के हकूक़ गस्म ना करें ताकि हमें अगले जहान में जवाब न देना पड़े और हम अगले जहान में सुरखरू हो सकें। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।